शर्लॉक होम्स, एक ऐसा नाम जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रीजनिंग मशीन का दूसरा नाम था। एक ऐसा दिमाग जो कभी गलती नहीं करता, जो हर तरह की भावना से, इमोशन से परे था। लेकिन इतिहास में एक केस ऐसा था और एक महिला ऐसी थी जिसने इस मशीन को भी मात दे दी। आज हम उसी कहानी की परतें खोलेंगे, अ स्कैंडल इन बोहेमिया। कहानी की शुरुआत ही डॉक्टर वॉटसन के इन शब्दों से होती है, जो अपने आप में एक पहेली है। शर्लॉक होम्स के लिए वो हमेशा वो महिला थी। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो प्यार और इमोशंस को अपने काम में एक रुकावट, एक डिस्ट्रैक्शन मानता था, उसके लिए एक अकेली महिला पूरी दुनिया की बाकी औरतों से ऊपर कैसे हो गई? यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना यादगार और इतना जरूरी बना देता है। ये कोई आम केस नहीं था। ये होम्स के शानदार करियर की अकेली निर्णायक हार थी। एक ऐसी हार जो उसे हमेशा याद रही और जिसने ये साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ ठंडे लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी इंसानी चालाकी और जज्बात सबसे तेज दिमाग पर भी भारी पड़ सकते हैं। तो चलिए इस केस की फाइल को खोलते हैं। सबसे पहले हम जासूस को समझेंगे, वो उत्तम तर्क मशीन। फिर हम उस शाही कांड की तह तक जाएंगे जिसने उसे इस केस में खींचा। हम एक ऐसी शादी के गवाह बनेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आग के एक दुस्साहसी दांव का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक महिला की बुद्धि ने होम्स को मात दी। और आखिर में हम उस तस्वीर का राज जानेंगे जिसे उसने हमेशा अपने पास सहेज कर रखा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम केस की उलझनों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि हमारा हीरो है कौन। आखिर शर्लॉक होम्स को एक उत्तम तर्क मशीन क्यों कहा जाता था? उसके सोचने का तरीका क्या था? होम्स के लिए प्यार जैसी कोई भी मजबूत भावना एक बहुत ही सेंसिटिव मशीन में पड़े रेत के कण की तरह थी, जो पूरे सिस्टम को खराब कर सकती थी, उसके सटीक नतीजों पर शक पैदा कर सकती थी। वो दूसरों के इमोशंस को एनालाइज तो कर सकता था, एक साइंटिस्ट की तरह, लेकिन उन्हें कभी खुद महसूस नहीं करता था। वो इंसान से ज्यादा एक सोचने समझने वाली मशीन था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और शायद, जैसा कि ये कहानी दिखाएगी, सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। होम्स का ये कहना उसके काम करने के तरीके का निचोड़ है। तुम देखते हो लेकिन तुम अवलोकन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सब एक कमरे में जाते हैं और एक कुर्सी देखते हैं। होम्स उसी कुर्सी पर खरोच, उसके कपड़े पर लगे धागे और उसके पैर के नीचे की धूल का अवलोकन करता था। वो उन छोटी छोटी डिटेल्स को जोड़कर एक पूरी कहानी बना देता था, जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अब इसका एक शानदार उदाहरण देखिए। डॉक्टर वॉटसन कमरे में आते हैं और होम्स सिर्फ उन्हें देखकर बता देता है कि वो आज सुबह खराब मौसम में बाहर थे और उनकी नौकरानी बहुत लापरवाह है। आखिर कैसे? कोई जादू नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। जवाब छिपा था उनके जूतों में। होम्स ने जूते के किनारे पर कीचड़ के साथ 6 समानांतर कट देखे। ये कट तभी लग सकते थे जब कोई जमी हुई मिट्टी को लापरवाही से किसी नुकीली चीज से खुरच रहा हो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही होम्स की जीनियस थी, साधारण सी चीजों से असाधारण नतीजे निकालना। अब जब हम होम्स के दिमाग को समझ चुके हैं, तो चलिए उस रात पर चलते हैं जब 221 बेकर स्ट्रीट के दरवाजे पर एक नकाबपोश अजनबी ने दस्तक दी। वो अपने साथ सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा स्कैंडल लाया था जो पूरे यूरोप के शाही घरानों को हिला सकता था। यहां देखिए, क्लायंट्स के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही होम्स का दिमाग काम पर लग चुका था। उसे गुमनाम नोट मिलता है, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन होम्स के लिए कागज का वो टुकड़ा खुद बोल रहा था। सिर्फ उसकी बनावट और वाटरमार्क को देखकर होम्स ये पता लगा लेता है कि ये बोहेमिया में बना है, जो एक जर्मन भाषी देश है। वो वाटरमार्क के अक्षरों ईजी, पी और जीटी को तोड़ता है और बताता है कि जीटी का मतलब गजेलशेफ्ट यानी कंपनी होता है। मतलब इस छोटी सी जानकारी से ही उसे अपने आने वाले क्लाइंट की राष्ट्रीयता और रुतबे का अंदाजा हो जाता है। कमाल है। और फिर 6 फीट 6 इंच का एक विशाल आदमी कमरे में दाखिल होता है, जिसने एक नकाब पहना हुआ है। वो खुद को काउंट वॉन क्रैम बताता है, लेकिन होम्स को धोखा देना आसान नहीं है। होम्स तुरंत उसे योर मैजेस्टी कहकर संबोधित करता है और वो आदमी चौंक कर अपना नकाब उतार देता है। वो सच में बोहेमिया का राजा था। तो इस राजा की समस्या क्या थी? सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैकमेल। कुछ साल पहले उसका आयरीन एडलर नाम की एक मशहूर और खूबसूरत ओपेरा सिंगर के साथ रिश्ता था। अब राजा की शादी एक राजकुमारी से होने वाली है और आयरीन ने धमकी दी है कि वो उन दोनों की एक आपत्तिजनक तस्वीर राजकुमारी के परिवार को भेज देगी, जिससे ये शाही शादी टूट जाएगी। राजा ने तस्वीर को वापस पाने की हर कोशिश की, चोरों को भेजा, जासूसों को लगाया, तलाशी ली, सब कुछ, लेकिन आयरीन एडलर हमेशा एक कदम आगे रही।
राजा के जाते ही होम्स एक्शन में आ जाता है। वो भेष बदलने की अपनी कला का इस्तेमाल करता है और दुनिया का सबसे बड़ा जासूस एक साधारण अस्तबल में काम करने वाले साइस का रूप ले लेता है। उसका मकसद था आयरीन एडलर के घर के पास घुल मिल जाना, ताकि बिना किसी को शक हुए जानकारी जुटा सके। लेकिन वहां उसे जो नज़ारा देखने को मिलता है, उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब ये हिस्सा तो बिल्कुल किसी कॉमेडी फिल्म जैसा है। होम्स जानकारी इकट्ठा कर ही रहा होता है कि वो देखता है वकील गॉडफ्रे नॉर्टन भागता हुआ आयरीन के घर आता है और फिर चर्च की ओर निकल जाता है। कुछ ही मिनट बाद आयरीन भी उसी चर्च की ओर भागती है। होम्स उनका पीछा करता है और चर्च में पहुंचते ही गॉडफ्रे नॉर्टन उसे पकड़ लेता है और कहता है, भगवान का शुक्र है, जल्दी आओ वरना ये कानूनी नहीं होगा। और इससे पहले कि होम्स कुछ समझ पाता, वो खुद को आयरीन एडलर और गॉडफ्रे नॉर्टन की शादी में गवाह के रूप में पाता है। होम्स, जो आमतौर पर बेहद गंभीर और अपने काम में डूबा रहता था, बाद में वॉटसन को बताता है कि वो इस घटना के बारे में सोचकर हंस रहा था। सोचिए, तर्क की उस मशीन के लिए ये कितना अजीब रहा होगा। जिस महिला की वो जासूसी करने गया था, किस्मत ने उसे उसी की शादी का गवाह बना दिया। मामला पहले ही बहुत अजीब हो चुका था और ये इस बात का पहला संकेत था कि ये केस उसके बनाए नियमों के हिसाब से नहीं चलने वाला। आयरीन की शादी की खबर होम्स के लिए एक झटका थी। अब उसे पता था कि आयरीन जल्द ही अपने पति के साथ देश छोड़ सकती है, इसलिए उसे तेजी से काम करना था। और इसके लिए वो एक ऐसी योजना बनाता है जो ताले तोड़ने या जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग को पढ़ने की उसकी बेजोड़ काबिलियत पर आधारित थी। ये उसकी सबसे बड़ी कला थी। तो सवाल ये है, अगर आपको किसी से उसका सबसे बड़ा राज उगलवाना है तो आप क्या करेंगे? आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, आपको उसे खुद वो राज बताने के लिए उकसाना होगा। और होम्स का तरीका यही था। योजना बेहद चालाकी से बनाई गई थी, जैसे एक शतरंज का खेल। पहला कदम, आयरीन के घर के बाहर एक नकली झगड़ा शुरू करना, एक ड्रामा रचना। दूसरा कदम, होम्स एक भले और बूढ़े पादरी के भेष में बीच बचाव करते हुए घायल हो जाएगा। तीसरा कदम, उसे मदद के लिए आयरीन के घर के अंदर ठीक उसके लिविंग रूम में ले जाया जाएगा। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, बाहर इंतजार कर रहा वॉटसन होम्स का इशारा मिलते ही एक स्मोक रॉकेट खिड़की से अंदर फेंकेगा और आग आग चिल्लाएगा। और यहीं पर इस योजना का मनोवैज्ञानिक दांव छिपा था। ये होम्स की सबसे बड़ी खूबी थी। वो जानता था कि जब किसी इंसान को लगता है कि उसका घर जल रहा है, तो उसकी सारी सोच, सारा लॉजिक खत्म हो जाता है और वो अपनी सबसे कीमती चीज बचाने के लिए भागता है। होम्स को यकीन था कि उस घबराहट के पल में आयरीन एडलर उस तस्वीर की ओर भागेगी। उसे तस्वीर चुरानी नहीं थी, उसे बस आयरीन को ये बताने पर मजबूर करना था कि तस्वीर छिपाई कहाँ गई है। और योजना बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह काम करती है। झगड़ा होता है, पादरी घायल होता है, उसे अंदर ले जाया जाता है। वॉटसन स्मोक रॉकेट फेंकता है और आग आग का शोर मच जाता है। होम्स की योजना सफल हो रही थी, या उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था, एक ऐसा मोड़ जो होम्स को भी नहीं दिखा। जैसा कि होम्स ने सोचा था, आग लगने की झूठी खबर सुनते ही आयरीन एडलर तुरंत एक दीवार पैनल की ओर भागी और उसे खोला। बस एक पल के लिए होम्स ने तस्वीर देख ली। योजना सफल रही। वो जानता था कि तस्वीर कहाँ है। उस रात वो वॉटसन को बताता है कि उनका काम लगभग पूरा हो गया है। वो अगली सुबह राजा के साथ तस्वीर लेने जाएंगे। लेकिन जब होम्स, वॉटसन और राजा अगली सुबह वहां पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला होता है, घर खाली है। आयरीन एडलर अपने नए पति के साथ देश छोड़कर जा चुकी थी। वो जा चुकी थी। तस्वीर की जगह होम्स को मिलता है एक खत जो उसी के नाम था, और उस खत में पूरी बाजी पलट जाती है। आयरीन एडलर सब कुछ समझाती है। आग लगने के ड्रामे से उसे शक हो गया था, इसलिए उसने खुद भेष बदला एक नौजवान लड़के का और उस घायल पादरी का पीछा उसके घर 221B बेकर स्ट्रीट तक किया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सामना खुद महान जासूस शर्लॉक होम्स से हो रहा है। उसने होम्स की चाल को न सिर्फ समझा, बल्कि उसे उसी के खेल में, भेष बदलने के खेल में मात दे दी। होम्स हार गया था पूरी तरह से, एक ऐसी महिला से जिसे वो हराने निकला था। लेकिन इस हार के बाद जो हुआ वो होम्स के किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। राजा ये सुनकर खुश होता है कि आयरीन चली गई है और अब उसे ब्लैकमेल नहीं करेगी। वो कहता है, कितनी शानदार रानी बनती, काश वो मेरे स्तर की होती। लेकिन होम्स ठंडे स्वर में जवाब देता है, महामहिम, वो वास्तव में आपसे बहुत अलग स्तर पर है। होम्स के लिए आयरीन का स्तर सामाजिक रुतबे का नहीं, बल्कि बुद्धि और चरित्र का था।
उसने एक ऐसी महिला में महानता देखी थी जिसे राजा केवल एक समस्या मान रहा था। जब राजा होम्स को एक कीमती पन्ने की अंगूठी देना चाहता है तो होम्स मना कर देता है। इसके बजाय वो उस तस्वीर को मांगता है जो आयरीन एडलर ने पीछे छोड़ दी थी, उसकी अपनी तस्वीर, उस समझौता करने वाली तस्वीर की नहीं। ये उसकी फीस नहीं थी, ये एक सम्मान का प्रतीक था, उस एक इंसान के लिए एक यादगार वस्तु जिसने उसे हराया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ था शर्लॉक होम्स, एक परफेक्ट लॉजिक मशीन, इमोशन से परे। दूसरी तरफ थी आयरीन एडलर, चालाक, साहसी और अपने प्यार के प्रति वफादार। होम्स ने सिर्फ तर्क का इस्तेमाल किया, आयरीन ने बुद्धि और दिल दोनों का। और अंत में जीत दिल और दिमाग के संगम की हुई। तो सवाल ये उठता है, असली ताकत किसमें है? एक उत्तम दिमाग में या एक समझदार दिल में? क्या वो मशीन हमेशा जीत सकती है जो इंसानी भावनाओं को समझ ना पाए? शायद यही वो सवाल था जिसके बारे में होम्स अपनी बाकी जिंदगी उस तस्वीर को देखते हुए सोचता रहा।